2 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद जब अजलान घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में वही पुराना सफारी बैग था जिसमें शिकार का सामान बड़ी तरतीब से रखा गया था। जंगल में 2 दिन गुजारने के बाद वह ज़ाहिरा तौर पर थका हुआ था, लेकिन उसकी चाल में वही सख्ती और ठंडापन बरकरार था जो उसकी शख्सियत की पहचान थी। उसके कदम खामोश थे, लेकिन निगाहें पूरी तरह चौकस। जैसे ही किचन से हल्की सी आहट आई, वह उसी तरफ मुड़ गया। उसका इरादा मोरे से मिलने का था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज उसे पहले पहल उस दुश्मने जान से सामना करना पड़ेगा। किचन के दरवाजे पर रुककर वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। सामने छोटी सी जगह में एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ थी। वह चुपचाप सब्जियां काट रही थी। उसकी दोनों बाहों की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं। दुपट्टे का पल्ला एक ओर सरक गया था और बालों की कुछ लटें पसीने से भीगकर कनपटियों से चिपक गई थीं। वह काफ़ी दिलकश लग रही थी। अजलान की निगाहें कुछ पल के लिए उसकी हरकतों पर टिकी रहीं। वह कम उम्र, नर्म चाल चलने वाली लड़की थी, मगर फिर वह खुद को संभालते हुए वापस अपने सख्त खोल में लौट आया और बेहद ठंडे लहजे में बोला, मोरे कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही। लड़की। माहिम के हाथ कांप उठे, जैसे किसी ने गर्दन पर सांस ली हो। चाकू हाथ से गिरते गिरते बचा। वह फौरन पलटी। उसके चेहरे पर हैरानी, बेयकीनी और डर एक साथ दिखाई दिए। उसकी नज़रें उस चेहरे पर जम गईं जो 2 दिन बाद लौटा था, लेकिन पहले दिन की तरह ही दिलकश और रौबदार। लंबा चौड़ा सीना, मस्कुलर जिस्म। बेशक वह बेहद खूबसूरत था और इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि थकावट के बावजूद उसमें एक अजीब सी कशिश थी। माहिम का लहजा कांपता हुआ, धीमा और सहमा सहमा था। आप वापस आ गए? उसकी पीठ के पीछे उसकी मौजूदगी ही उसकी जान निकाल चुकी थी, मगर अजलान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्यों? ये सोच लिया था कि मैं मर चुका हूँ? अफसोस, जिंदा हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा तुम्हारी एक एक सांस छीन लूँगा। माहिम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, जैसे जान निकल गई हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और नज़रें झुकाकर धीमे से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बड़ी मम्मा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, अजलान ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए सख्ती से कहा, मुझे तुम्हारी 3rd क्लास एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। बस ये बताओ, मोरे कहाँ हैं? माहिम ने एक पल को नज़रें उठाईं और फिर झुका ली। बड़ी मम्मा अपने कमरे में हैं, आपका जिक्र कर रही थी। बहुत परेशान थी आपके लिए, कई बार रोई भी और आपको कॉल भी किया, लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा था। अजलान का चेहरा एक पल को नरम पड़ा, लेकिन फिर वो पलट गया। ये नरमी सिर्फ राहिला बेगम के लिए थी और किसी के लिए नहीं। और तुम्हें कोई फिक्र नहीं हुई? बीवी हो मेरी, जरा सी परेशानी नहीं हुई? अचानक ही वह अपने दिल की बात जुबान पर ले आया था। माहिम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका गला सूख गया। कुछ समझ नहीं आया क्या कहे। वह चुपचाप उसकी पीठ को देखती रही, जबकि वह खड़ा उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए और जब जवाब नहीं आया तो वह पलटा। उसके झुके हुए सर को देखकर होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी और वह सख्त लहजे में बोला, मेरे लिए खाना बनाओ और मेरे कमरे में ले आना। कुछ देर में मोरे से मिलकर वहीं आ जाऊंगा। ये कहकर वह ऐसे मुड़ा जैसे उसके वजूद से बात करके भी ऊब चुका हो। माहिम की नज़रें उसकी पीठ पर जा टिकी थीं और फिर उसने मुंह बनाकर बुदबुदाया, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, लगता है जैसे कोई टाम क्रूज हो, हर वक्त बस इशारों पर नचाते रहते हैं और फिर कहते हैं मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। अजीब ज़िंदगी बना दी है। काश कभी शुक्रिया भी कह देते, लेकिन कहेंगे कैसे? अगर ऐसा कह दिया तो इनकी अना को ठेस पहुंच जाएगी और इस अना को तो किसी कीमत पर भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। मुझसे ज़्यादा अजीज़ तो है। उसने एक गहरी सांस ली और दोबारा सब्जियां काटने लगी, मगर हाथों की कपकपी अब भी जारी थी, जैसे अजलान की मौजूदगी उसकी हड्डियों में उतर गई हो। एक वही तो था जिससे माहिम डरती थी, वरना उस पूरे ख़ानदान में किसी से नहीं डरती थी, मगर ये एक शख्स उसकी रूह तक को हिलाकर रख देता था। उधर अजलान सीधा मोरे के कमरे की तरफ बढ़ गया था। जब तक उनकी सूरत ना देख ले उसे चैन नहीं आता था। ये कहना गलत ना होगा कि इस मामले में वह आज भी 5 साल का वही अजलान था जिसे स्कूल से लौटकर सबसे पहले माँ चाहिए होती थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसकी पहली नज़र किसी और पर नहीं बल्कि बिस्तर पर बैठी अपनी माँ पर ही पड़ी।
राहिला बेगम एक पतली सी चादर में लिपटी कमजोर और थकी हुई नजर आ रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की पीली पड़ चुकी रंगत साफ बता रही थी कि वह कई दिनों से बेचैन और परेशान रही हैं। अजलान तेज कदमों से उनके पास पहुंचा और बोला, मोरे मैं आ गया हूँ। कहते ही वह उनसे लिपट गया। उसकी आवाज़ में वही मासूमियत थी जो सिर्फ माँ के सामने जिंदा रहती है। अगर कोई उसे इस हाल में देख लेता तो शायद यकीन ही ना करता कि इतना सख्त मिजाज इंसान अपनी माँ के सामने बच्चा बन जाता है। राहिला बेगम ने अपने कमज़ोर से हाथों से उसे सीने से लगाया और जैसे बरसों का बोझ अचानक दिल पर उतर आया हो, वह फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चे। उनके होठों से बस यही दो शब्द निकले थे। अजलान ने तुरंत खुद को उनसे अलग किया और उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए चिंतित लहजे में बोला, क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हैं? देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सिर्फ 2 दिन में लौट आया, जबकि आप जानती हैं मेरा इरादा 1 हफ्ते का था। लेकिन मुझे पता था मेरी मासूम सी माँ कितनी परेशान हो जाती हैं। राहिला बेगम ने उसका चेहरा थाम कर आंखों में शिकायत भरा दर्द लिए कहा, क्या मिलता है तुम्हें अपनी माँ को तकलीफ देकर? तुम्हारे अब्बा तो मुझे अकेला छोड़ गए, अब तुम भी क्यों ऐसा करते हो? जानते हो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ भी मर जाएंगी। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि किसी और अपनों को खो दूँ। एक बीवी दी थी तुम्हें ताकि ज़िंदगी में ठहराव आ जाए, मगर तुम तो सबसे ही बेपरवाह हो गए हो। उस मासूम का क्या कसूर है जो हर पल तुमसे सज़ा झेलती है? वह तुम्हारे प्यार के 2 बोल को तरसती है। अगर 2 शब्द कह दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? अजलान ने नज़रें चुराईं और मुंह फेर लिया। मेरे सर पर सिर्फ आपका बोझ है और मैं किसी और को नहीं अपनाता, ना कोई रिश्ता, ना कोई बंधन। बार बार मुझे किसी के साथ जोड़कर मेरा दिमाग मत खराब करें। उसका लहजा फिर वही ठंडा और सख्त हो गया था जिसमें ममता के लिए कोई जगह ना थी। राहिला बेगम ने दुख से उसकी ओर देखा। अजलान, ये क्यों भूल जाते हो कि वह तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। मान लिया रिश्ता ज़बरदस्ती था, मगर अब है और अब तुम उसके शौहर हो। तुम पर उसका हक है। अगर तुम इस तरह बर्ताव करोगे तो अल्लाह भी तुमसे नाराज़ होगा। तुम क्यों अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो? क्या मिलता है मुझे तकलीफ़ देकर? अजलान के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती की लहर और आंखों में कोई अनजानी सी चुभन उभरी। मैं कोई हक नहीं देता उसे और न ही उससे कोई मांगता हूँ। ये सब आपने किया है तो इसका बोझ भी आप उठाइए। मुझे किसी भी रिश्ते के लिए मजबूर मत कीजिए। वह लड़की मुझे जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती है और वजह आप अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए बार बार एक ही बात दोहराकर मुझे मत सताइए। राहिला बेगम का दिल जैसे कांप गया। अजलान, कुछ रिश्ते वक्त के साथ दिल में जगह बना लेते हैं, ज़िद से नहीं निभते, और जिस तरह तुम उसके साथ पेश आ रहे हो तुम उसे नफ़रत करने पर मजबूर कर रहे हो। वह अभी जवानी की दहलीज पर है, प्यार का मतलब समझने लगी है और तुम उसे प्यार शब्द से ही नफ़रत करना सिखा रहे हो। मगर अजलान ने हाथ उठाकर बात काट दी। अम्मी प्लीज़, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। अभी ये मुद्दा बंद करें और जितना हो सके मेरे सामने इस विषय पर चर्चा मत करें। मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, ये बात आप समझ लें। अल्लाह के लिए अब थक गया हूँ मैं। हर बार एक ही बात, एक ही ताना। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं, मेरी फ़िक्र करती हैं तो बेहिसाब कीजिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। मगर अगर बार बार उस लड़की का जिक्र करेंगी तो बदले में सिर्फ मेरी नाराज़गी मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे। ये कुछ कहकर वह उठा और कमरे से बाहर चला गया। राहिला बेगम बस उसकी पीठ देखती रह गई, जैसे हर बार की तरह इस बार भी कोई बात अधूरी रह गई हो और दिल में एक और बोझ बढ़ गया हो। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ज़िंदगी इतनी सख्त हो सकती है। उनका बेटा जो कभी सबसे मोहब्बत करता था, सबसे हंसकर बात करता था, एक दिन इतना ठंडा और बेरहम हो जाएगा, उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने अफसोस से सिर झटक कर अपनी आंखें मूंद लीं। आधे घंटे बाद खाना लेकर दोनों हाथों में ट्रे संभाले माहिम धीमे धीमे कदमों से अजलान शाह के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से कहीं तेज़ हो चुकी थी। उस आदमी की मौजूदगी उसे बेचैन कर देती थी। निकाह की रात, उसकी ठंडी आंखें, सुबह सबके सामने उसके सख्त बोल, सब कुछ एक पल में उसके जहन में ताज़ा हो गया था। उसने कभी इतनी जिल्लत महसूस नहीं की थी जितनी निकाह के बाद उसे सहनी पड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला
और धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। मरती क्या ना करती, उसका हुक्म टालना मुमकिन नहीं था, वरना उसका बस चलता तो वह मर कर भी अजलान शाह के सामने ना जाती। 1 2 3, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या मैं देर कर चुकी हूँ या वह नाराज़ हो चुके हैं? ये सोचते ही उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ पल तक वह दरवाजे को चिंतित निगाहों से देखती रही। फिर हिचकिचाते हुए उसने धीरे से हैंडल घुमाया और कमरे में दाखिल हो गई। भीतर गहरा सन्नाटा था। सब कुछ व्यवस्थित था। बिस्तर साफ सुथरा और वातावरण में हल्की सी खुशबू तैर रही थी। माहिम ने धीरे से कदम बढ़ाए और ट्रे टेबल पर रख दी। ये सब उसी का काम था। वह जानती थी कि यहाँ रहना है तो हर काम करना होगा, क्योंकि ये आदेश था उस व्यक्ति का जिसके घर में अब वह रहती थी। उसे इन बातों से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो बस एक सम्मान की भूखी थी। एक ही तमन्ना थी, इज्जत। लेकिन ये एक अधूरा सपना बनकर रह गया था। वह जैसे ही मुड़ने लगी, पीछे बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वह चौंक गई और शर्म से आंखें बंद कर तुरंत पीठ फेर ली। उसकी सांसें अटक गईं, गाल तपने लगे थे। अजलान, जो अभी अभी नहा कर निकला था, बिना शर्ट के खड़ा था। कुछ पल के लिए वह भी ठिठक गया, फिर बेड से शर्ट उठाकर पहनने लगा। उसे पता था कि अगर शर्ट न पहनी तो सामने खड़ी लड़की बेहोश हो जाएगी। वह ठंडे स्वर में उसकी पीठ देखते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी थी? माहिम, जो पहले ही घबराई हुई थी, तुरंत बोली। खाने की ट्रे मेरे हाथ में थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आ गई। माफ़ी चाहती हूँ, आगे से बिना अनुमति के अंदर नहीं आऊँगी। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। ये कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि अजलान की आवाज़ फिर गूंजी, जितनी जल्दी हो सके मेरी माँ और अपने दादा से कहना कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी धड़कन थम सी गई थी। मैं इस बेमतलब रिश्ते को और नहीं घसीट सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में उस लड़की को लाना है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसकी आवाज़ कठोर और निश्चयात्मक थी, मानो कोई अंतिम निर्णय सुना दिया गया हो। माहिम धीरे से पलटी। उसकी आंखें भीगी थीं, होंठ काँप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। कुछ पल तक वह बस उसे देखती रही, फिर अगले ही क्षण मुड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। अजलान ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, बस हल्के से सिर झटक दिया जैसे कोई बेकार की बात सुन ली हो, और फिर चुपचाप खाने की ओर बढ़ गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया था, लेकिन माहिम की सिसकियां और उसके भागते कदमों की आवाज़ दीवारों में समा गई थी। अजलान के चेहरे के भाव ये साफ बता रहे थे कि ये सब कहते हुए वह खुद भी खुश नहीं था। ये बस एक ज़रूरत से ज़्यादा कही गई बात थी जो एक मासूम दिल को जला चुकी थी। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माहिम के भीतर जो तूफान था वह किसी मौसम से शांत नहीं हो सकता था। वह छत के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, अपने घुटनों को बाजुओं में समेटे, सिर झुकाए। वह रो रही थी। उसकी आंखों से चुपचाप बहते आंसू गालों पर लकीरें बना रहे थे और भीतर की गुठन उसकी सांसों को जकड़ रही थी। उसे समझ नहीं आता था कि वह किस जुर्म की सज़ा भुगत रही है। वह नादान थी, मानती थी कि उससे गलती हुई थी, लेकिन क्या हर गलती की सज़ा ताउम्र की बेइज्जती और ठुकराहट होती है? अब तो बात अलगाव तक पहुंच चुकी थी। उसका दिल जैसे लहू रो रहा था। तभी अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। वह चौंकी और कांपते हाथों से स्क्रीन की ओर देखा। सारिम कालिम। स्क्रीन पर चमकते इन शब्दों ने जैसे पल को थाम लिया। वह जानती थी अगर इस कॉल की भनक नीचे बैठे उस पत्थर दिल को लग गई तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर तक वह बस स्क्रीन को देखती रही, सोचती रही बात करे या नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव कर ली। शायद दिमाग को कहीं और उलझाना ज़रूरी था। दूसरी ओर से सैरिम की हंसमुख चंचल आवाज़ गूंजी। हेलो कज़िन, कैसी हो? तुम्हें बताना था कि कल हम सब वाटर पार्क जा रहे हैं, और हाँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अनम भी साथ होगी। तुम तैयार रहना, मैं सुबह 10 बजे तुम्हें पिक कर लूँगा, ओके? माहिम ने आंसू भरी आंखों से धीरे से सिर उठाया और धीमे कमज़ोर स्वर में बोली, सारिम, मैं नहीं जा सकती। बड़ी मम्मा कभी इजाज़त नहीं देंगी, और अब तो वो भी वापस आ गए हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा सोचा भी है तो वह मेरा गला घोंट देंगे, इसलिए मेरा जाना भूल जाओ। सारिम की आवाज़ एकदम गंभीर हो गई। क्या मतलब? अजलान वापस आ गया है? उसके लहजे में पीड़ा झलक रही थी। माहिम झिझकते हुए बोली, हाँ, वह लौट आए हैं, और तुम जानते हो उन्हें मेरा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं। पिछली बार भी बिना वजह उन्होंने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया था, और फिर कई दिनों तक कमरे से बाहर तक नहीं जाने दिया।
मैं अब और मुसीबत नहीं मोल लेना चाहती। मुझे अच्छी तरह पता है कि इस बार उनका निशाना मेरी पढ़ाई है। अगर मैंने कोई गलती की तो वह मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे, और तुम जानते हो ना कि मुझे पढ़ाई से कितना प्यार है। सैरम झुंझलाते हुए बोला, तो फिर क्या माहिम, उनकी वजह से तुम अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ दोगी? उनकी मर्ज़ी से क्या तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी? बस बहुत हो गया, तुम तैयार रहो। माँ खुद बात कर लेंगी चाची से, तुम कल हमारे साथ चलोगी। ये वादा रहा, और उस अजलान को मैं खुद संभाल लूँगा। तुम सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि विधिवत उसकी पत्नी हो। वह इस तरह तुम पर अपनी मिल्कियत का हक नहीं जता सकता। हमारा भी कुछ हक है, तुम हमारी कज़िन हो। माहिम कुछ कहना चाह रही थी, कोई तर्क देना चाहती थी, कोई बहाना पेश करना चाहती थी, मगर सैरम उससे पहले ही कॉल काट चुका था। उसने फ़ोन एक और रखा और चुपचाप फिर से सिर घुटनों में छुपा लिया। उसे मालूम था ये सब बातें बेकार हैं। अजलान की इजाज़त के बिना तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाहर जाने की बात तो दूर है। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें जैसे किसी अनजानी आफत का संकेत दे रही थी। एक और आज़ादी की एक छोटी सी उम्मीद थी, दूसरी ओर अजलान शाह का साया जो हर कदम पर उसकी सांसों को बोझिल करता था। माहिम की सिसकियाँ फिर से शुरू हो चुकी थीं, और छत की खामोश फिजा में उसका दर्द गूंज रहा था, बेजुबान, बेकरार। रात धीरे धीरे कटती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी तेज़ी से चमक रहा था। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन माहिम का दिल अंदर से भारी और उलझा हुआ था। वह अपने छोटे से कमरे के कोने में दो जानू बैठी बार बार सैरम की बातें याद कर रही थी। उसने साफ कह दिया था कि वह लेने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माहिम ने उसे मना किया था, लेकिन सैरम का अंदाज आखिरी था। अभी कुछ देर पहले ही उसकी फिर बात हुई थी, जिसमें वह साफ साफ कह रहा था कि अगर चाची मना भी करती हैं तो तुम्हें अपने हक में बोलना होगा। इस तरह चुपचाप रहकर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारे भी कुछ सपने हैं। लड़कियों की यही तो उम्र होती है ज़िंदगी जीने की। शादी के बाद तो वह घर और बच्चों में ही उलझ जाती हैं। वह भी जाना चाहती थी, कुछ देर के लिए इस घुटन से राहत चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। उसे मालूम था कि अजलान शाह मर जाएगा, लेकिन उसे घर की दहलीज पार करने नहीं देगा। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वह चौंकी और तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ी। नीचे लॉन में सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी, साथ ही सैरम और सकीना बेगम भी थे। वह अनायास ही दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू थीं, डर के मारे उसकी जान जा रही थी। उसे मालूम था कि अगर राहिला बेगम ने मना कर दिया तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और यही बात उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। कुछ देर तक वह कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि जाए या नहीं। फिर धीरे धीरे कदम राहिला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। अब वह उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। अंदर से बातचीत की आवाज़ें साफ आ रही थीं, लेकिन वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जबकि सैरम ने कहा था कि जब हम आएँ तो तुम भी अंदर आ जाना और अपने लिए बोलना, क्या पता तुम्हें इजाज़त मिल ही जाए। मगर डर इतना था कि वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। कुछ पल ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला। वह अनायास 4 कदम पीछे हट गई। बाहर आने वाली कोई और नहीं बल्कि एक नौकरानी थी। वह उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, बड़ी बेगम साहिबा ने आपको बुलाया है, अंदर जाकर उनकी बात सुनिए। माहिम चौंक गई। कुछ पल तक वह हक्का बक्का उस नौकरानी को देखती रही, फिर हल्के से सिर हिलाकर अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। वह भी कमरे में दाखिल हो ही रही थी कि राहिला बेगम की कड़क आवाज़ ने उसके कदम जड़ कर दिए। डर से उसका खून जम गया। आप लोगों को समझ नहीं आता, माहिम कहीं नहीं जाएगी। ये बात पहले भी स्पष्ट की जा चुकी है, तो बार बार यही सवाल क्यों उठाते हैं? राहिला बेगम बहुत सख्ती से बोल रही थी। भले ही उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उसका पति जिंदा है और मैं उसकी अभिभावक हूँ। हम ही तय करेंगी कि वह कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी। बेहतर होगा कि आप ये बात यहीं छोड़ दें। और वैसे भी कल ही अजलान आया है। माहिम का फ़र्ज़ है कि अब वह उसका ख्याल रखे, उसकी सेवा करे। वह उसकी पत्नी है, और हमारे घर में पत्नी का मतलब होता है पति की परछाई में जीना। मेरे अजलान को बिल्कुल पसंद नहीं कि घर की महिलाएं, खासकर बहुएं, बाहर घूमती फिरें, और जो अतीत में हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए बेहतर यही होगा कि माहिम घर की 4 दीवारी में ही रहे। उसे बाहर पढ़ाई की अनुमति दी है, वही काफ़ी है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी वजह से उसकी पढ़ाई भी बंद कर दी जाए
तो मैं ये फैसला लेने में देर नहीं करूँगी। माहिम दरवाजे के पास खड़ी शर्मिंदगी और बेबसी की तस्वीर बनी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, फैसला सुनाया जा चुका है और अगर उसने ज़रा भी नाफरमानी की तो नतीजे का उसे बखूबी अंदाज़ा था। सकीना बेगम जो सोफे पर बैठी थी तुरंत गुस्से से बोली, तुम लोगों ने इस बच्ची को कैद में रखा है। तुम माँ बेटा अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हो और इस बच्ची को बस एक नाम देकर गुलाम बना दिया है। ना उसे बाहर जाने देते हो, ना उसके दिल की सुनते हो। हर बात में तुम्हारी पसंद, तुम्हारी इजाज़त। ये शादी है या सज़ा? पता नहीं किस सज़ा में बच्ची की शादी कर दी गई है। एक पुरानी गलती को तुमने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। डर उस दिन से जब ऊपर वाले की पकड़ आएगी। सैरम जो अब तक चुप खड़ा था अपनी माँ की बात पर कंधे उचकाकर बोला, चलो मम्मी, इन लोगों के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। क्या फ़ायदा बहस का? बेवजह अपनी ज़बान क्यों ख़राब करें? सकीना बेगम गुस्से से उठ खड़ी हुई। बिल्कुल चलो, अब हम दोबारा ऐसी कोई उम्मीद नहीं करेंगे। रखो अपनी बहू को अपने ही पास। माहिम ने चुपचाप नज़रें झुका ली। दिल में कहीं कांच की किरच और एक गहरा जख्म महसूस हुआ। वह चुपचाप लौट गई। ना कोई विरोध, ना कोई सफाई, बस वही पुरानी आज्ञाकारिता, वही पारंपरिक चुप्पी और वही बंद दरवाजे। लेकिन आज दिल ने उसे उसकी ही गलती पर कोसा था। काश वो गलती कभी ना हुई होती तो आज ये सब ना होता। वह भी एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी जिसमें प्यार हो, अपनापन हो और सुकून हो। लेकिन उस एक गलती ने सब तबाह कर दिया था। वह चाहे कुछ भी कर ले, अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर सकती थी। कमरे में शाम की खामोशी सी ठंडक फैली थी। माहिम अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। टेबल लैंप की हल्की रोशनी में वह कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर रही थी। पन्ने पर कलम चल रही थी, मगर दिमाग में अब भी दिन की घटनाओं की हल्की प्रतिध्वनि बची हुई थी। उसका दिल कुछ भारी ज़रूर था, मगर पढ़ाई में ध्यान लगाकर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। यही उसका एकमात्र सुरक्षित रास्ता था। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक तेज़ चीख के साथ अजलान अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे की आवाज़ से वह बुरी तरह चौंक गई। कलम हाथ से गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर और हैरानी एक साथ उभरी। वह फौरन अपनी जगह से उठ गई। आंखों में उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। अजलान के चेहरे पर तेज़ गुस्सा था। उसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और ठंडे लहजे में गरजते हुए बोला, तुम सैरम से संपर्क में हो, उससे बातें करती हो, किसकी इजाज़त से? उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। माहिम दर्द से करहा उठी। हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। दर्द? वह व्यंग से बोला, तुम्हारे दर्द का इलाज मेरे पास बहुत अच्छे से है। बहुत गर्मी चढ़ गई है, चलो मेरे साथ, अभी के अभी तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देता हूँ। उसका लहजा बेहद अपमानजनक था। उसने और आगे कहा, तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ को जो जिल्लत सहनी पड़ी है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम समझती क्या हो? मेरी माँ को जलील करवा कर क्या तुम्हें खुशी मिलती है? माहिम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने किसी को जलील नहीं किया। बड़ी मम्मी मेरी भी माँ जैसी हैं, मैं उन्हें क्यों जलील करूँगी? रात को जब सैरम ने कॉल की, मैंने उसे साफ मना कर दिया था। वह ज़बरदस्ती लेने आ गया था, लेकिन मैं उनके सामने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि बड़ी मम्मी को ये पसंद नहीं आएगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप बड़ी मम्मी से पूछ लीजिए। अजलान की पकड़ और सख्त हो गई। वह उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो माहिम, मैं तुमसे रिश्ता रखूं या ना रखूं, मगर तुम मेरे घर में रहती हो, मेरे घर का खाती हो, इस नाते मुझे तुम पर पाबंदी लगाने का पूरा हक है। और अगर तुमने दोबारा सैरम या उसके घर वालों से किसी भी तरह का संपर्क किया। वह रुका, गहरी सांस ली और ठंडी आवाज़ में बोला, तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगी। माहिम की आंखों में आंसू छलक आए थे। वह कुछ बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन अजलान ने एक पल भी उसे सुनने का मौका नहीं दिया। उसका हाथ झटक कर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा फिर उसी जोर से बंद हुआ जैसे खुला था। माहिम वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में बोझ और रूह में डर। उसका बाजू तो शायद ना सूजा हो, पर दिल ज़रूर चोटिल हो गया था। खामोश कमरे में अब सिर्फ उसकी सिसकियों की गूंज रह गई थी और एक सवाल, क्या यह रिश्ता कभी किसी विश्वास, किसी सुकून, किसी मोहब्बत का रूप ले पाएगा? और इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। छत पर खामोशी पसरी थी।
अजलान रेलिंग के पास खड़ा था, नजरें सामने शून्य में गुम, चेहरे पर कठोरता और आंखों में गहरी खामोशी। उसका शरीर स्थिर था, मगर दिमाग बीते समय की उन गलियों में भटक रहा था जहाँ एक वक्त था, एक रिश्ता था और एक ऐसी कहानी थी जिसका अंजाम किसी ने नहीं चाहा था। अजलान और माहिम बचपन के साथी थे। एक ही घर, एक ही आंगन, एक ही छत ने उनके बचपन की रंगीनियाँ समेटी थीं। वे खेलते, हंसते, झगड़ते, रूठते और फिर खुद ही मान जाते। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वे एक दूसरे के साथ न रहते हों। अजलान को हमेशा से माहिम का आसपास होना अच्छा लगता था और शायद इसी वजह से जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से साफ कह दिया था, पापा अगर माहिम कहीं और चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरा निकाह उसी से कराइएगा। ज़ियाउद्दीन साहब ने बेटे की ख्वाहिश को देखकर माहिम का निकाह महज 16 साल की उम्र में अजलान से करवा दिया था। माहिम उम्र में छोटी ज़रूर थी, लेकिन समझदार, नर्म स्वभाव वाली और सबका दिल जीत लेने वाली लड़की थी। मगर फिर सब कुछ बदल गया। माहिम स्कूल के ट्रिप पर मरी गई थी, जिद करके बहुत मन से, और अभी उसे वहाँ गए एक दिन भी नहीं बीता था कि रहीम साहब के फ़ोन पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें आ गईं। माहिम की किसी लड़के के साथ। गुस्से और गैरत में जलते रहीम साहब रात में ही मरी के लिए निकल पड़े। उनके साथ अजलान के पिता और उनकी पत्नी भी थी। तीनों का मकसद सिर्फ एक था, माहिम को वापस लाना और अपनी इज्जत बचाना। लेकिन वे मरी तक पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक हादसा हुआ जिसमें तीनों की मौत हो गई। एक ही पल में 3 जिंदगियां ख़त्म हो गईं। किसी को सच्चाई जानने का मौका नहीं मिला। न ये पता चल पाया कि वह तस्वीरें किसने भेजी, न वो लड़का कौन था। हादसे के बाद राहिला बेगम पूरी तरह टूट गईं। अपने पति की मौत ने उन्हें अंदर से ख़त्म कर दिया और अजलान, जो कभी माहिम से मोहब्बत करता था, अब सिर्फ नफ़रत के साए में ज़िंदा था। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और माहिम के लिए बस इल्ज़ाम और सज़ा बाकी रह गई थी। उसने माहिम से बात करना छोड़ दिया, उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और उसे घर के एक कमरे में कैद कर दिया। कई महीने बीते, फिर धीरे धीरे कुछ राहत मिली, मगर हालात पहले जैसे कभी नहीं हुए। माहिम हर दिन चुपचाप सहती रही और अजलान आज भी उसी छत पर खड़ा उस खामोशी में उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो कभी किसी ने दिए ही नहीं। कभी कभी उसके दिल में आता कि उन सवालों के जवाब खोजे कि वह लड़का कौन था, तस्वीरें किसने भेजी थी, ये सब कब हुआ था। लेकिन अब उसे माहिम से इतनी भी दिलचस्पी नहीं बची थी कि वो उसके लिए कुछ करे। इसलिए वह बस जिंदगी को जैसे तैसे ढो रहा था। अगली सुबह का सूरज पूरे जोश के साथ निकला था। लिविंग रूम की खामोश फिजा में दरवाजे से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सिर पर दुपट्टा जमाए माहिम धीरे धीरे लाउंज की तरफ बढ़ रही थी। थोड़ी देर पहले ही नौकरानी ने आकर बताया था कि कोई मिलने आया है और ख़ास तौर पर आपसे बात करना चाहता है। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन फिर चुपचाप वहाँ चली गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे शख्स पर नज़र पड़ी और उसकी सांस जैसे रुक गई। सामने उसके दादा यहाँ साहब चुपचाप सोफे पर बैठे थे, नजरें नीची, चेहरा थका हुआ और उदास, लेकिन उनके वजूद में वही अपनापन, वही स्नेह जो माहिम को बचपन से उनसे मिलता आया था। दादा, उसकी आवाज़ भर्राई हुई निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और उनसे लिपट गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। याह साहब ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे सीने से लगाते हुए बोले, बस चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ, अब सब देख लूँगा। कौन तुझे सताता है सबकी खबर लूँगा। माहिम की आंखों में सालों का दर्द था। वह रोते हुए बोली, दादा, वो मुझे बेबुनियाद सज़ा दे रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों नहीं सुना जाता? आप कहाँ चले गए थे? आप होते तो ये सब ना होता। आप भी बाबा के बाद मुझे छोड़कर चले गए, कभी पलट कर भी नहीं देखा कि आपकी पोती का यहाँ क्या हाल हो रहा है, जबकि आपको सब कुछ पता था। यहाँ साहब ने उसे धीरे से अपने सामने सोफे पर बैठाया, उसके हाथ थामे और नरमी से बोले, सैरम ने मुझे कॉल किया था, सब बताया, तभी मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब बात करूँगा उन सब से, अजलान से भी और उसकी माँ से भी। कैसे वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं? मेरी बच्ची का रंग कितना फीका पड़ गया है। क्या हो गया है तुम्हारी सेहत को? इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? उनकी आवाज़ में नाराज़गी थी, मगर लहजे में नरमी अब भी बनी हुई थी। अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, अगर वो तुम्हें वह इज्जत और सुकून नहीं दे सकते जिसकी तुम हकदार हो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत हो गया, जितनी सज़ा तुम्हें भुगतनी थी वो तुम भुगत चुकी हो। एक ट्रिप पर जाना इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना उन्होंने बना दिया है। माहिम चुपचाप उनकी आंखों में देखती रही, फिर धीमे से बोली, मैं अलग नहीं होना चाहती दादा, बस चाहती हूँ कि वो मेरी बात सुने, मेरा यकीन करें। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे किरदार पर इल्ज़ाम क्यों? मैंने कुछ नहीं किया था। एक बार मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनते ये लोग? यहाँ साहब ने उसके आंसू पोंछे, उसके माथे पर प्यार से चूमा और धीमे से बोले, मेरी बच्ची, इल्ज़ाम हमेशा उस पर लगता है जो कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो, ना पहले थी, ना अब हो और ना कभी होगी। अब मैं हूँ तुम्हारे साथ और अब सबको बताऊंगा कि तुम अकेली नहीं हो। तुम मेरे मरहूम बेटे की निशानी हो और तुम पर किसी को उंगली उठाने की इजाज़त मैं किसी को नहीं दूंगा। माहिम का सिर धीरे धीरे उनके सीने से लग गया। सालों बाद उसने खुद को महसूस किया था। ये साथ, ये शब्द, ये स्नेह, जैसे बिखरती जिंदगी को फिर से थाम लेने वाला कोई हाथ मिल गया हो। वक्त की रफ्तार कभी रुकी है न रुकेगी। लिविंग रूम में शाम की हल्की रोशनी फैल रही थी। पर्दों की ओर से सुनहरी धूप की किरणें अंदर झांक रही थीं। माहौल खामोश था, गंभीर और किसी अनजाने तनाव से भरा हुआ। यह साहब सोफे पर शांत बैठे थे। उनके सामने राहिला बेगम और अजलान शाह एक दूसरे के बगल में, मगर खामोशी की एक दीवार के साथ बैठे थे। कई पल बीत चुके थे और किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर याह साहब ने धीरे से अपनी कमर सीधी की और शांत मगर मजबूत लहजे में बोले, मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरी पोती तुम लोगों के साथ नहीं रहेगी। अजलान ने नज़रें फेर ली लेकिन चुप रहा। राहिला बेगम की पलकों में कंपन था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों मगर ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। यहाँ साहब ने उनकी ओर देखकर बात आगे बढ़ाई, राहिला, मुझे आप पर भरोसा था, बहुत भरोसा कि आप मेरी लाडो का ख्याल रखेंगी, उसे दुश्मनी की बलि नहीं चढ़ाएंगी। मैंने उस दिन भी समझाया था जब मैंने अपने कंधों पर अपने बेटों का जनाजा उठाया था कि मौत और ज़िंदगी सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। उनके शब्द गूंजते हुए दिल के अंदर उतरते चले गए। हम जैसे लोग तो बस इल्ज़ाम देना जानते हैं। अगर उन तस्वीरों का कोई मामला था तो कम से कम तहकीकात तो की जाती, पूछा तो जाता कि माहिम ने क्या किया है। किसी ने उससे सवाल तक नहीं किया, बस फैसला सुना दिया गया। यह साहब का लहजा अब कुछ सख्त हो गया था। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वे तस्वीरें किसने भेजी, क्यों भेजी, कब खींची गईं। बस उसे दोषी ठहरा दिया कि तुम्हारी वजह से अजलान का पिता मारा गया। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि उसके भी तो माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अजलान तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ अब भी है, लेकिन उस मासूम के पास तो वो भी नहीं रही। अजलान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं और अचानक ऊंची आवाज़ में बोला, अगर आपको ले जाना है तो ले जाइए दादा, लेकिन प्लीज़ मुझे और मेरी माँ को बैठकर उपदेश मत दीजिए। यह साहब ने उसकी ओर देखा मगर चुप रहे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे दादा हैं, मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर आपने उसकी तरफदारी में एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नफ़रत करता हूँ उस लड़की से। मेरे पिता को उसी ने मारा है, वही कातिल है। और उसके माता पिता की बात करें तो वो उनकी भी कातिल है। 3 कत्ल किए हैं उस लड़की ने। उसे किसी कीमत पर माफ़ी नहीं मिलेगी। ये कहकर अजलान कुर्सी से उठा और तेज़ कदमों से लिविंग रूम से बाहर निकल गया। कुछ पल तक उसके शब्दों की गूंज वहाँ बाकी रही। राहिला बेगम ने नज़रें झुका ली और धीमे से बोली, बाबा साहब, अजलान का व्यवहार गलत है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसकी हालत, उसका गम। यहाँ साहब ने नरमी लेकिन सख्ती से जवाब दिया, राहिला, गम सबको होते हैं, लेकिन गम इंसान को जालिम नहीं बना देते। उसे समझाइए, काबू में रखिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और तब वह सिर्फ खाली हाथ रह जाएगा। ये कहकर वह चुप हो गए। कमरे में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। शाम के साए और गहरे हो चुके थे और एक फैसला जिसे फिजा में अदालत की घंटी की तरह गूंज रहा था। क्लब की अधूरी रोशनी में ऊंचे संगीत, हंसी और शराब की महक चारों ओर फैली हुई थी। एक कोने में अकेले नर्म चमड़े की कुर्सी पर झुका बैठा वह इंसान अपने गिलास में झांक रहा था, जैसे वहीं उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अदलान शाह की आंखों में बेचैनी थी, चेहरा थकान से बुझा हुआ और दिल जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबा हुआ। दादा के शब्द अब भी उसके जहन में गूंज रहे थे,
अगर ये रिश्ता निभाया नहीं जा सकता तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अजलान ने आंखें मूंद कर गिलास होठों से लगाया, एक लंबा घूंट भरते हुए गहरी सांस ली, जैसे कोई दबी हुई टीस निगल रहा हो। नफरत, गुस्सा, बेबसी, सब कुछ एक साथ उसके दिल में उबलने लगा था। वह जितना भी इनकार कर ले, जितना भी कठोर बन जाए, सच्चाई यही थी कि माहिम की मौजूदगी उसके दिल पर गहराई से दर्ज थी। उससे नफरत करते करते कहीं न कहीं वह भी उसकी तकलीफ में जलता रहा था। वह मेरी पत्नी है, तो फिर क्यों सहन नहीं हो रहा कि वह मुझसे दूर जाए? क्यों तकलीफ हो रही है? उसने खुद से सवाल किया और फिर सिर झटक दिया। कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा किसी को, वह बड़बड़ाया, मगर उसकी आवाज़ खुद को भी संतोष नहीं दे सकी और कुछ देर यूं ही तन्हाई की शराब में डूबा रहा। फिर अचानक खड़ा हुआ और तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। घर का दरवाज़ा खोलते ही अंदर हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं। लिविंग रूम की रोशनी में चेहरों की चमक, आवाज़ों की चहक और खुशनुमा माहौल के बीच वह ठिठक गया। वहाँ उसके फूफी के बच्चे मौजूद थे, सब इकट्ठा थे और उनके बीच माहिम अपनी मुस्कान के साथ दादा के पास बैठी थी। उसकी आवाज़ सबसे ऊंची थी, हंसी सबसे साफ और आंखें सबसे चमकदार। अजलान के कदम रुक गए, दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई। यही वो लड़की है जिसे मैं तकलीफ़ देता रहा और आज ये सबके साथ ऐसे घुल मिल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, आंखों में एक अजनबी सी सख्ती झलकने लगी। राहिला बेगम ने उसे आते देखा तो तुरंत आवाज़ दी, अजलान ज़रा ठहरो। दादा कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वह जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता हो। तेज़ कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया, न किसी को सलाम, न किसी से नज़रें, बस सीधे कमरे में। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सबको सुनाई दी। लिविंग रूम में एक पल को खामोशी छा गई, फिर धीमे धीमे बातचीत फिर से शुरू हो गई, लेकिन माहिम का दिल वहीं दरवाजे की ओर अटक गया। उसकी मुस्कान पल भर को रुकी और आंखें किसी अनदेखे ख्याल में डूब गईं, जो यहाँ साहब ने अच्छी तरह महसूस कर लिया था। अजलान कमरे में आकर दीवार से टिक गया था, सांसें भारी हो चुकी थीं, दिल बेकाबू धड़क रहा था। मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये सवाल अब भी उसके दिल के अंदर कहीं चुभता जा रहा था। रात की स्याही चारों ओर फैल चुकी थी, घर का हर हिस्सा नींद की खामोशी में डूबा था। घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थीं। माहिम के कदम डरते डरते अजलान के कमरे की तरफ बढ़े। दिल तेजी से धड़क रहा था, उंगलियां काँप रही थीं, लेकिन पीछे सब कजिन्स की जिद थी कि बस चाबी ले आओ, कुछ नहीं कहेगा वो। वह कई बार मना कर चुकी थी, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, उनके सामने जाने से डर लगता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबने मजाक में उड़ा दिया था, बस चाबी ले आओ, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। चुपचाप वह कमरे में दाखिल हुई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक कोने में रखी साइड टेबल पर कार की चाबी रखी थी। वह दबे कदमों से आगे बढ़ी, सांसें रोके हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक मजबूत पकड़ ने उसकी कलाई थाम ली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह अपना संतुलन खो बैठी और सीधे अजलान के ऊपर गिरी। आंखें डर से फैल गईं, सांस रुकने लगी, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। अजलान की आंखें अध खुली थीं, चेहरे पर नशे की झलक साफ थी। वह उसके चेहरे को देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। क्यों आई हो? उसने धीमी भारी आवाज़ में कहा। इस वक्त मेरे कमरे में? दादा के साथ जाने की तैयारी है ना तुम्हारी? क्या लेने आई हो यहाँ? माहिम ने कांपते हुए खुद को संभाला और जल्दी से बोली, मैं सिर्फ चाबी लेने आई थी। सब ने ज़बरदस्ती कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। अजलान ने उसके चेहरे को थोड़ी देर और गौर से देखा और अचानक उसे और कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया। जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है? उसकी आवाज़ में तल्खी और बेबसी का अजीब मेल था। लेकिन तुम जाओगी, चली जाओगी दादा के साथ, मुझे छोड़कर। मुझे तुमसे नफ़रत नहीं है, कभी थी भी नहीं, सिर्फ गुस्सा था, सदमा था। मगर इस सब में जो चीज़ मरती गई वह थी मेरी उम्मीद, और शायद वह भी अब तुम्हारे साथ चली जाएगी। माहिम की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान गूंगी हो गई थी। अजलान का लहजा अब टूट चुका था। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस इतना वादा करता हूँ, तुम जाओगी तो मैं सच ज़रूर तलाश करूँगा। ये तस्वीरें किसने भेजी, क्यों भेजी, और वो लड़का कौन था? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि तुम वह सब कर सकती हो।
वह चुप हो गया, जैसे थक चुका हो। हाथ की पकड़ ढीली हुई। माहिम ने धीरे से अपनी कलाई छुड़ाई और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने एक आखिरी नज़र अजलान पर डाली, जो अब आंखें बंद किए भारी सांसों के साथ लेटा था। दिल में एक उलझन, आंखों में नमी लिए वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन दरवाज़ा बंद करते हुए अजलान की अंतिम बड़बड़ाहट उसके कानों में गूंज गई। अगर तुम बेगुनाह हो तो शायद मैं भी कसूरवार हूँ, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ निकला था। हॉल की फिजा गंभीर और खामोश थी। दोपहर की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर भीतर आ रही थी। सारा सामान एक तरफ सलीके से रखा जा चुका था और यहा साहब ने अपनी छड़ी हाथ में ले रखी थी। उनके साथ माहिम सिर झुकाए खड़ी थी, आंखें नम थी और कदम जैसे जम गए हों। राहिला बेगम के सामने आकर यहा साहब रुके और नरमी से बोले, अब इजाज़त दीजिए, फ़्लाइट का वक्त हो रहा है, उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। ये कहते उन्होंने माहिम की ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, चलो माहिम। उन्होंने उसकी कलाई थामकर आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन वह जड़ बनी रही, कदम नहीं उठाए। कुछ पल बाद उसने अपनी कलाई धीरे से छुड़ाई और अचानक उनकी ओर देखा। दादा, उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मुझे नहीं जाना। सीढ़ियों के पास खड़े अजलान ने ये सुना तो चौंक गए पड़ा। निगाहें खुद ब खुद उसकी ओर उठ गईं, जैसे वह भूल गया हो कि सांस कैसे ली जाती है। माहिम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अजलान के पास आई। उसके चेहरे पर बेचैनी और सच की तड़प साफ झलक रही थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती, वह धीमे से बोली, आवाज़ कांपती हुई, लेकिन अल्फाज साफ थे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी खामोशी सह सकूं, आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं, तकलीफ़ देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं सब सह लूँगी, मगर छोड़कर नहीं जाऊँगी। अजलान की निगाहें अब भी उसके चेहरे पर जमी थीं, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहा हो। लेकिन माहिम एक पल को रुकी। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, एक बार, सिर्फ एक बार उस सच्चाई से पर्दा ज़रूर उठाइएगा। यह साहब खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। राहिला बेगम ने भी एक थकी हुई सांस ली। माहिम की आवाज़ में अब मजबूती आ गई चुकी थी। पापा, मम्मी और ताऊ जी का हादसा, क्या वो सच में हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? क्या वो कार एक्सीडेंट असल में एक्सीडेंट था? और मेरी वो तस्वीरें जो मेरे पापा को भेजी गईं, क्या वो असली थीं या झूठ? कोई शरारत थी या किसी ने जानबूझकर वो सब किया? अब उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ अपनी बेगुनाही का यकीन भी था। मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं बेगुनाह हूँ। अगर मैं गलत होती तो शायद चुपचाप चली जाती। फिर वह दादा की ओर मुड़ी। दादा, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ रुकें और सच का पता लगाएं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर मैं आपके साथ चल पड़ूंगी, हमेशा के लिए। ये कहकर वह पलटी और खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आवाज़ें थम गईं, बस उसके कदमों की धीमी चाप रह गई। अजलान वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों और आंखों में एक नया सवाल उतर आया हो। क्या वाकई सच कुछ और था? लेकिन अब एक अजीब सुकून था जो उसके दिल में उतरता जा रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। 2 महीने खामोशी से गुजर गए। एक शाम राहिला बेगम अपने कमरे में बिस्तर पर अध लेटी थी और माहिम सामने पड़ी कुर्सी पर खामोशी से किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और अगले ही पल अजलान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मुट्ठी में सारिम का गिरेबान था, जिसे वह घसीटता हुआ लाया और ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया। सारिम बेकाबू होकर राहिला बेगम के कदमों में गिर पड़ा। माहिम एक झटके में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हैरत और डर एक साथ छा गया। राहिला बेगम भी सन्न रह गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अम्मी, अजलान की आवाज़ गुस्से से भरी थी, लेकिन उसमें एक टूटा हुआ दर्द भी छिपा था। यही है हमारा असली गुनाहगार, वही शख्स जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिसने पापा, चाचा और चाची को मार डाला। राहिला बेगम का चेहरा जर्द पड़ गया। का क्या कह रहे हो अजलान? अजलान ने सारिम को एक ज़ोरदार लात मारी। सारिम तड़प कर सीधा हुआ। आंखों से आंसू बह निकले और फिर वह सर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ा। जी चाची। उसकी आवाज़ हिचकियों में डूबी थी।
मैं ही हूँ वो जिसने आपके शौहर, आपके देवर और देवरानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया था। बस सारिम की काँपती आवाज़ बाकी रह गई थी। मुझे आप लोगों की जायदाद चाहिए थी, ताकत, हैसियत, सब कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे माहिम चाहिए थी। बचपन से मैं उस पर फ़िदा था। वह सिर्फ मेरी हो, यही मेरा जुनून था। लेकिन ये अज़लान, ये हमेशा मेरे रास्ते की रुकावट बना रहा। माहिम स्तब्ध खड़ी थी, जैसे उसमें जान ही नहीं हो। आंखें अविश्वास से सारिम को देख रही थीं। जब मैंने निकाह की बात की, उसने तुरंत उससे निकाह कर लिया। तब मैंने वो तस्वीरें खुद एडिट की, खुद योजना बनाई कि चाचू के फ़ोन पर भेजूं, ताकि वो गुस्से में निकले और सब ख़त्म हो जाए। रास्ते में ही मैंने एक्सीडेंट का पूरा इंतज़ाम करवा दिया था। राहिला बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या तुमने मेरे शौहर का कत्ल कर दिया? सारिम ज़मीन पर गिर पड़ा। राहिला बेगम के कदमों में सर रख दिया। माफ़ कर दीजिए चाची, मैं होश खो बैठा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा लालच मुझे इतनी दूर ले जाएगा। अज़लान की आवाज़ सख्ती से काँप रही थी। अगर मुझे माहिम का पुराना फ़ोन न मिलता और तस्वीरों के बैक एंड में तुम्हारी आईडी न दिखती, तो शायद आज भी हम सब तुम्हें बेगुनाह समझते। सारिम ने सर झुका लिया। मैं जानता हूँ मैं सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन एक बार माहिम से माफ़ी मांगने दीजिए। सारिम की आवाज़ में पछतावा था, लेकिन उससे पहले अज़लान ने उसका गिरेबान फिर से पकड़ लिया और गुस्से से कहा, माहिम से दूर रहो। वो तुम्हारे जैसे इंसान की परछाई तक की भी हकदार नहीं है। तुमने हमें जो दुख दिया है, उसकी सज़ा सिर्फ जेल नहीं, ज़मीर की अदालत में उम्र भर अपराधी बनकर जीना है। माहिम स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक धधकता हुआ तूफान था। वो इंसान जिसे उसने अपना सहारा समझा था, आज उसी ने उसकी ज़िंदगी की नींव हिला दी थी। उसके कदम खुद ब खुद सारिम की ओर बढ़े और उसने बिना एक पल गंवाए अपनी सारी टूटन, सारा गुस्सा एक ज़ोरदार थप्पड़ में उतार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहिम की आवाज़ गूंजी, चीखती हुई, जैसे उसके सीने में दबी हर पुकार बाहर निकल आई हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी सारिम। तुमने मेरे माँ बाप को मारा, मेरे ताऊ को मारा। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वह झपटकर उसकी ओर बढ़ी, जैसे वाकई उसे चीर फाड़ देगी, लेकिन अज़लान बीच में आ गया और उसने उसे कसकर थाम लिया। माहिम उसके हाथ से छूटने की कोशिश करती रही। होश में आओ माहिम, अज़लान ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। यह कानून का मुजरिम है, कातिल है, तुम्हारे जज्बातों से खेलने वाला जालिम। इसे कानून के हवाले करना होगा। माहिम की सांसें तेज़ हो रही थीं, आंखों में आग जल रही थी। इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे माँ बाप, मेरी खुशियाँ, आपकी मोहब्बत, सब कुछ, और मैं समझती रही कि ये मेरा हमदर्द है। अज़लान ने उसके चेहरों को दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे पता है माहिम, मुझे अब सब समझ आ गया है। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म किया, लेकिन अब नहीं। 2 महीने लगे हैं ये सच सामने लाने में। मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। तुम खुद को संभालो, ये तुम्हारे आंसुओं के काबिल भी नहीं है। मगर माहिम उसकी बाहों में ढह गई, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक पल में टूट गई हो। वह रोते हुए बोली, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ अज़लान? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा था। आपकी नफ़रत, आपकी बेरुखी सब बर्दाश्त किया, सिर्फ ये सोचकर कि शायद मेरी ही गलती हो। मगर अब पता चला कि मैं तो बेगुनाह थी। मेरे माँ बाप वो मुझसे दूर भी सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि मैं उनकी बेटी थी। अज़लान ने उसका सिर अपने कंधे से लगा लिया। वह खामोश रहा क्योंकि अब लफ्ज़ भी कम पड़ गए थे। 1 महीना बाद अदालत की सीढ़ियाँ उतरते हुए हल्की धूप चारों ओर फैली थी। माहौल में एक सुकून भरी नरमी थी। गेट के बाहर खड़े अज़लान ने माहिम का हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर न कोई गुरूर था, न सख्ती, बस एक गहरी शर्मिंदगी और नरमी थी जो शायद बरसों की तलाफ़ी करना चाहती थी। वो माहिम को देखकर धीमे से बोला, कैसा लग रहा है अपने माँ बाप के कातिल को सलाखों के पीछे भेजकर? माहिम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाबी सवाल किया। ये सवाल तो मैं भी आपसे करना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है अपने पापा के कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचाकर? और कैसा लग रहा है मुझे बेगुनाह साबित होते देखकर? एक पल को खामोशी छा गई। फिर अज़लान ने कुछ नहीं कहा।
बस जैसे किसी बोझ के नीचे टूट गया हो। वह सबके सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने माहिम का हाथ कसकर थामा और भीगी आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दो माहिम, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारा बचपन का दोस्त था, तुम्हारा हमसफ़र, मगर जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम पर भरोसा नहीं किया, तुम्हें कैद किया, इल्ज़ाम दिए, तकलीफ़ें दी, बस उस सच्चाई को जाने बगैर जो आज मेरे सामने है। माहिम ने घबरा कर इधर उधर देखा। सब लोग ठिठक कर उसे देख रहे थे। वह झुककर बोली, अज़लान क्या कर रहे हैं, उठिए, सब देख रहे हैं। मगर वो वहीं बैठा रहा और कहा, मैं चाहकर भी तुम्हारी तकलीफ़ का हिसाब नहीं चुका सकता, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ माहिम, एक बार मुझे माफ़ कर दो। मेरे दिल ने आज तक किसी के लिए इतनी बेबसी महसूस नहीं की। माहिम की आंखों में बरसों से थमा तूफ़ान आखिरकार आंसुओं में बदल कर बह निकला। वह भी नीचे बैठ गई अज़लान के पास और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैंने बहुत कुछ सह लिया अज़लान, बहुत कुछ, मगर एक चीज़ जो कभी नहीं बदली वो थी मेरी मोहब्बत। मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी बचपन में करती थी। अज़लान ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लफ्ज़ माहिम के लबों से निकले हैं, वो लफ्ज़ जिनका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। वह जैसे सजदे में झुक गया, आँखों में नमी, दिल में सुकून। और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ माहिम। इतनी तकलीफ़ों, गलतफहमियों और जुदाई के बाद भी मैं तुमसे नफ़रत कर ही नहीं पाया। शायद इसलिए क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का वो सच हो जिसे मैं कभी झुठला ही नहीं सकता। माहिम ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे। अब बस, अब हमें सिर्फ आगे देखना है, अतीत को पीछे छोड़ना है। अज़लान ने सिर हिलाया और उसका हाथ थाम लिया, ऐसे जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। अदालत की इमारत पीछे छूट गई थी और सामने एक नई ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही थी। बेशक मुश्किलों के बाद आसानी ज़रूर आती है।